नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है हम सबके लिए। आज 9 अप्रैल 2024, जैसा कि आज नवरात्रि शुभारंभ भी है चैत्र मास के लिए, तो आज सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और साथ ही आज का राष्ट्रीय वेबिनार जो 365 दिवसीय है, वह 286वां महासत्र है, जिस महासत्र में आज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हो चुकी हैं हमारे बीच रीता वकारिया जी, राजकोट गुजरात से। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही आज का जो वेबिनार सत्र है उसको आरंभ करने से पूर्व हम ईश्वर वंदना करेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हथेलियों का घर्षण करेंगे और कोमलता से सहजता पूर्वक चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज का महासत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि नवरात्रि आरंभ हो चुकी है आज से, तो कहीं न कहीं सभी लोग उपवास रखते हैं, तो वह उपवास भी कहीं न कहीं बॉडी क्लींजिंग के लिए ही रखा जाता है। तो आज का जो सत्र है वह मुख्य वक्ता हमारी रीता वकारिया के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी, जो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से शरीर की कैसे क्लींजिंग की जा सकती है, सफाई कैसे हो सकती है, उस पर आज परिचर्चा होनी है। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे आते हैं आज के इस टॉपिक को शुभारंभ करने के लिए। सीधे आमंत्रित करते हैं रीता वकारिया जी को कि आए और आज के सत्र में व्याख्यान आरंभ करें। धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद सर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक चिकित्सा, या जिसे कुदरती चिकित्सा पद्धति भी कहते हैं, नेचुरोपैथी, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरोपैथी के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी शुरुआत आज से 150 साल पहले हुई थी। उसके पहले के लोग भी इसे यूज तो करते थे, लेकिन उसका जो नाम प्राकृतिक चिकित्सा और ये पूरी चिकित्सा पद्धति सिस्टमेटिक हुई, उसके 150 साल हुए। आपको पता होगा गांधी जी कभी कभी उपवास करते थे, और मिट्टी चिकित्सा ये गांधी जी इनका बहुत यूज करते थे। तो तब क्या था कि हमारे देश में अंग्रेजी दवाइयाँ इतनी सुलभ नहीं थी जन सामान्य के लिए, तो बिल्कुल ही सुलभ नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल ज्यादातर जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में रहते थे वो ही करते थे। तो जो हमारे लोग थे इंडियंस, उनको हेल्दी रखने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए, बीमारी से दूर रखने के लिए ये चिकित्सा कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी हुई थी। 2-3 हजार साल पहले जब हमारे देश में ये महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत हो गया, तब का जो काल था, तब की बात अलग थी। लेकिन जब ये सारी चिकित्सा पद्धति धीरे धीरे अंधकार युग आया और भारत में बहुत विदेशियों का आक्रमण हुआ, तब से ये चिकित्सा पद्धति धीरे धीरे लोगों से ध्यान हटने लगा, और लोगों को पता ही नहीं था कि हम प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। हमारे शरीर का स्वभाव है कि अपने आप ही वो स्वस्थ हो जाए। तो कुदरती स्वास्थ्य के कुछ सिद्धांत है जो मैं आपको पहले वहीं से स्टार्ट करती हूँ, कि हमारा शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो जाता है। ये उनका पहला नियम है। हमें कोई भी बीमारी होती है तो शरीर सबसे पहले, शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम काम करने लगता है, रोग प्रतिकारक शक्ति हम जिसे कहते हैं। तो रोग प्रतिकारक शक्ति अपने आप काम पे लग जाती है
और शरीर में जो भी बाहर से आने वाला है कीटाणु विषाणु उनके ऊपर लड़ने लगती है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति ये भी कहती है कि रोगाणु या जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो हमारे रोग का कारण नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमारे आसपास बहुत सारे रोग के जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं। बैक्टीरिया भी रोग का कारण होते हैं। परोपजीवी बहुत सारे ऐसे तत्व है, जैसे मलेरिया का है वो परोपजीवी है, और हाथी पगो जैसे रोग है जो कीटक से फैलते हैं ऐसे। लेकिन सबको ये नहीं होता। क्यों? तो इसका रीजन नेचुरोपैथ में है। नेचुरोपैथ किसी रोग के मूल में जाके काम करता है। कोई भी बीमारी होती है तो नेचुरोपैथ सबसे पहले क्या करता है कि बीमारी का कारण ढूंढता है और फिर उसी कारण के ऊपर फोकस करके शुद्धिकरण होता है। तो नेचुरोपैथ के अंदर क्या है कि हम हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, और वो भी कुदरती तरीके से, बिना दवाई लिए। दवाई से सिर्फ हमारे शरीर के जो रोग के सिम्टम्स होते हैं, बीमारी के लक्षण होते हैं, वो ही दूर होते हैं। लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए शरीर के जो 9 सिस्टम है उनको ठीक रखने के लिए तो शरीर का शुद्धिकरण ही आवश्यक है। सबसे पहले रोग होता कहाँ से है? तो रोग का कारण ये है कि बीमारी का कारण है ये है कि शरीर में कहीं ना कहीं विषैला तत्व उत्पन्न हुआ है, विष जिसे हम कहते हैं। ये विष शरीर में कहीं ना कहीं जमा होके ही बीमारी का या रोग का कारण बनता है। तो इस विष को दूर करना ये नेचुरोपैथ का काम है। प्राकृतिक चिकित्सा हमें प्रकृति की ओर ले जाती है, और जबकि हम छोटे मोटे कुछ न कुछ होता है तो उसके लिए टेबलेट ले लेते हैं। तो ये जो एलोपैथी दवाई है उसकी सीधी इफेक्ट हमारे लीवर और किडनी पे होती है। सबसे पहले लीवर, उसके बाद किडनी, धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम, और ऐसा करके हमारे अंदरूनी सारे ऑर्गन्स को फेल कर देती है। लेकिन जब हमें इसकी सीवियर जरूरत हो तभी हमें ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। बाकी अगर ये चिकित्सा आप प्राकृतिक तरीके से करें तो आप उसकी साइड इफेक्ट से भी बच सकते हैं। तो देखते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा होती कैसे है। तो हमारा शरीर है वो आपको पता ही होगा 9 सिस्टम से बना हुआ है। उसमें हमारा सबसे पहले है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम जो भी खाते हैं वो हमारा मुंह से शुरू होके एनस तक पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत ही लंबा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम ये पूरे मार्ग को क्लीन करने की भी एक चिकित्सा है। बहुत सारी टेक्निक्स है कि जिसके द्वारा हम शरीर को विषों से दूर करने की टेक्निक्स आजमाते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। तो प्राकृतिक चिकित्सा है वो पूरी पंच तत्वों पर आधारित है। जैसे आपको पता होता है आयुर्वेद भी पूरा पंच तत्व पे आधारित है। जैसे हमें कुछ हुआ है, कफ का रोग हुआ है, तो हम क्या लेते हैं? कफ रोगी को आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि उसका अग्नि तत्व कमजोर हुआ है तभी उसको कफ का रोग हुआ है। तो अग्नि तत्व पेट से रिलेटेड है, मतलब कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गई है। तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं। तो आयुर्वेद पूरा ये साइंस के ऊपर डिपेंडेंट है, पंच तत्वों के साइंस के ऊपर। तो प्राकृतिक चिकित्सा भी पूरा पंच तत्व के साइंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो देखते हैं कि एक एक जो तत्व है, जो हमारा शरीर जिन तत्वों से बना है वो ही सारे तत्व प्रकृति के अंदर ईश्वर ने हमें दिए हैं।
तो उसके संबंधित जो तत्व में जो विकार आता है उसका कारण भी कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही होता है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं पृथ्वी तत्व। तो हमारे शरीर के अंदर जो सप्त धातु ये है वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। तो ऐसे हमारे अंदर जब पृथ्वी तत्व की कमी हो जाती है तब व्यक्ति जमीन से टच नहीं रहता, वो ख्याली पुलाव बनाता रहता है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। और जब पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है और विकार होता है तब व्यक्ति का वजन बहुत बढ़ जाता है। जब वो बैलेंस में होता है तब व्यक्ति बहुत स्वस्थ होता है और डाउन टू अर्थ जिसको बोलते हैं कि वो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। वो कभी कोई भी पोजीशन में हो, वो कभी अपने आप को मतलब ऐसे अहंकार में डूबा हुआ हो या ख्याली पुलाव में डूबा हुआ रहे, ऐसा नहीं होता। वो जमीन से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये पृथ्वी तत्व को हम बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? जमीन पे जहाँ पे घास है ऐसी जगह पे आप बिना चप्पल पहने चल सकते हैं। तो और जो मिट्टी है उसकी जो चिकित्सा की जो पूरी टेक्निक है जिसको मिट्टी चिकित्सा कहते हैं वो भी पूरी पृथ्वी तत्व के ऊपर ही बेस है। तो ये हुई पृथ्वी तत्व की बात कि आजकल की सिस्टम क्या हो गई है कि हम फ्लैट में रहते हैं, नीचे सिर्फ काम के लिए जाते हैं, फिर से ऊपर आ जाते हैं। तो हमें कहीं, और पक्की सड़कें आ गई है, कहीं हमें पृथ्वी का टच ही नहीं मिलता। नहीं हम कभी टाइम निकाल के बाग बगीचे में जाए घूमे, ऐसा हम नहीं करते। तो यही रीजन है कि हमारे अंदर ये पृथ्वी तत्व कम हो गया है। और उसके बाद हम बात करें सूर्य तत्व की। तो सूर्य, अग्नि तत्व और सूर्य दोनों एक ही बात है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है और सूर्य तत्व जब हमारा बैलेंस नहीं होता तब विटामिन डी की उणप हो जाती है, विटामिन ए भी कम हो जाता है और शरीर के अंदर बहुत सारे रोगों की जननी स्टार्ट हो जाती है। जैसे हड्डियों के लिए, दांत के लिए, के बालों के लिए, स्किन के लिए, सबके लिए ये लेना बहुत जरूरी है। लेकिन सूर्य को कैसे लिया जाए? तो सबसे पहले तो आपको जो उगता सूरज होता है, बालू सूर्य जिसको कहते हैं, उसके अंदर इंफ्रारेड रेज ज्यादा होते हैं, तो वो लेना बहुत अच्छा है। जब सूरज ज्यादा निकल जाए उसके बाद आप उसको लेना ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें फिर अल्ट्रा वायोलेट किरणें बढ़ जाती है। अल्ट्रा वायोलेट किरणें थोड़ी बहुत तो जरूरी है, लेकिन ज्यादा लेने से वो शरीर के स्किन के ऊपर का जो मॉइस्चर होता है, भेज होता है, उनको पूरा सोख लेता है और फिर स्किन काली पड़ने लगती है। अल्ट्रावायोलेट किरणें अतिशय ज्यादा हो जाए तो स्किन का कैंसर का भी कारण बनती है। लेकिन हमारे ऊपर ये नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा ओजोन के लेयर में वो है, तो वहां आपको पता होगा कि एवरी 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति को स्किन का कैंसर आफ्टर 70 एज के बाद होता ही होता है, क्योंकि उनका जो ओजोन का लेयर है उसके ऊपर, उसमें बहुत सारे छेद हो चुके हैं। तो अगर आपको लेना ही है सनलाइट तो आप मॉर्निंग की लीजिए। हमारे देश में आपको पता होगा कि 2 टाइम की संध्या होती थी, एक प्रातः संध्या और सायं संध्या। तो प्रातः संध्या जब सूरज उगता है तभी होती थी, सूर्य को जल भी कई लोग चढ़ाते हैं। तो ये सब क्रियाओं का यही इंपॉर्टेंस था। और पहले के टाइम पे हमारे घर भी ऐसे थे कि सनलाइट आए, उगता हुआ सूरज घर में
बहुत सारी रोशनी फैलाए ऐसे घर होते थे, लेकिन आजकल बहुत ही घर में सनलाइट नहीं आती और इसीलिए ही बहुत सारे रोग होने लगे हैं। हमारी मेंटल पीस के लिए भी सनलाइट बहुत जरूरी है। जिसको सनलाइट मिलती है उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। रक्त के विकार को भी सनलाइट दूर करता है। सनलाइट कैसे लेनी चाहिए, तो सनलाइट लेते टाइम एकदम पतला मलमल के कपड़े, बहुत कम कपड़े पहन के सनलाइट लेनी चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट वो पोर्शन एक्सपोज करना होता है। सनलाइट नहीं तो जाती नहीं है। और स्किन को एकदम साफ रखना है। आप सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं तो आपको कभी सनलाइट नहीं मिलती। तो आपकी स्किन के ऊपर कोई भी चीज का लेयर नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर लेडीज सनलाइट ले रही है स्पेशली, तो उसके बालों में ऑयल नहीं डालना है। और फिर आपको सनलाइट आंखों में, अगर ज्यादा तेज धूप हो गई है तो आंखों में सनलाइट नहीं जानी चाहिए। तो आपको सूर्य के सामने डायरेक्टली देखना नहीं है। जो उगता हुआ सूरज है उसे आप आंखों से देख सकते हैं। और भी एक है कि आप कोई अगर ये जो ग्रीन पत्ता होता है, सूरज ज्यादा उग गया है और आपको आंखों के लिए लेना है, तो ग्रीन पत्ते के ऊपर से आप सूर्य को देख सकते हैं, तो वो आईज के लिए बहुत अच्छा है। और जो ग्रीन कलर की लाइट्स फिर आपके आईज में जाती है, वो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी है। तो ऐसे आप सनलाइट का यूज कर सकते हैं। और सनलाइट कितने टाइम तक लेना है, तो अगर आप इनिशिएटर है और पहली बार सनलाइट ले रहे हैं, तो आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। और लेते लेते अगर आपको लगे कि मुझे हेडेक हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जिसको माइग्रेन होता है वो अगर सनलाइट लेता है तो उनको तुरंत हेडेक स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि माइग्रेन है वो शरीर में बढ़े हुए पित्त की वजह से होता है। और सूर्य है, सनलाइट लेने से तुरंत ही शरीर का पित्त बढ़ने लगता है, क्योंकि ये गर्म, एक प्रकार से गर्म होती है सनलाइट। और अगर सनलाइट लेते टाइम आपको ज्यादा थकान लगे, बहुत ज्यादा पसीना आए या आपका बीपी हाई हो जाए, तो आपको तुरंत सूर्य स्नान छोड़ देना है। और सूर्य स्नान लेने के तुरंत बाद नहाने नहीं जाना है। आपको आपके बॉडी को 5-10 मिनट का रेस्ट देना है। उसके बाद जब आपको लगे कि शरीर इतना गर्म नहीं है, तब आप शावर ले सकते हैं। और शावर भी आपको ज्यादा गर्म पानी से नहीं लेना है, हल्के ठंडे पानी से ही लेना है। तो इस तरफ हम सूर्य का उपयोग करके हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और आपने एक बार आगे की ओर 10 मिनट के लिए सनलाइट ली, तो आपको फिर उल्टा होके पीछे की ओर सनलाइट लेनी होती है। और खास करके आपकी नाभि के अंदर सनलाइट की रेज जाती है, तो उसकी पूरी इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी सनलाइट, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी सनलाइट पड़ती है, तो उसकी भी इफेक्ट बहुत अच्छी होती है। तो आप आगे की तरफ लेके फिर आपको उल्टा होके पीछे की ओर भी सनलाइट लेनी होती है। तो इस तरफ आप सूर्य चिकित्सा भी कहते हैं इसे, करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जिसको चिकनगुनिया आपने सुना होगा, आजकल ये बहुत बढ़ गया है, आर्थराइटिस है, ऐसे रोगों में आजकल एलोपैथी डॉक्टर भी कहते हैं कि आप सूर्य स्नान कीजिए। और एक जल चिकित्सा का सूर्य चिकित्सा के साथ बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम पानी को ट्रांसपेरेंट कांच वाली बोतल में भर के सनलाइट के में रख देते हैं। 2-3 घंटा जहाँ पे अच्छी धूप आती है वहां पे वो पानी रख के फिर उस पानी का हम यूज करते हैं। तो उसमें हमने जल चिकित्सा का भी यूज किया।
और सूर्य चिकित्सा का भी यूज किया। जिसको विटामिन डी की कमी है, जिसको कैल्शियम की कमी है, उनके लिए, और जो बच्चे बढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो एजेड लोग हैं उनके लिए सनलाइट लेना बहुत अच्छा है। इनके बाद हम बात करते हैं वायु तत्व की। तो वायु तत्व जो हम सांस लेते हैं वो वायु तत्व से ही है। बिना वायु के हमारा जीवन संभव नहीं है। वायु तत्व अगर बढ़ जाता है जिसके शरीर में, तो उनको जो वो हड्डियों में बढ़ता है या आपके शरीर के अंदर बढ़ता है, तो अलग अलग टाइप के रोग होते हैं। आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं वो एक टाइप का वात रोग है। ऐसे बहुत सारे रोग है। जिसका वायु इनबैलेंस होता है उसकी मानसिक स्थिति भी स्थिर नहीं होती। अगर आपका वायु बैलेंस होता है जिसका, तो वो व्यक्ति ज्यादा पॉजिटिव होती है, वो एकाग्र ज्यादा होती है। वायु चंचलता की निशानी है। आपको पता होगा, आप वायु को बांध के नहीं रख सकते। वायु तुरंत ही अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो ऐसे वायु तत्व बढ़ता है तो हमारे मन में भी चंचलता अपने आप बढ़ने लगती है। जो नी पेन आजकल, कमर दर्द, ये सब हो रहे हैं, हिल का पेन, जिसको पैरों का पेन, जहां पर बिना कुछ लगे, चोट लगे आपको दर्द हो रहा है, वो सारा ही वायु का दर्द कहा जाता है। तो वायु तत्व बढ़ने और कम होने के हमने फायदे और नुकसान देख लिए। अब वायु तत्व जिनका बैलेंस होता है वो व्यक्ति अपने सभी काम परफेक्ट करने का आग्रही ज्यादा होता है। वैसे लोगों की प्रकृति वात पित्त कफ इसके 3 प्रकार की होती है। उसमें वायु प्रधान वाले लोग हैं वो फटाफट अपना सारा कार्य निपटा देते हैं। और अगर आपको आपके वायु शुद्ध करना है तो आपको सुबह उठ के आप पार्क में, गार्डन में, जहाँ पे खुली हवा है, दरिया है, आपके शहर में नदी है, तो उसके किनारे आप जाके खुली हवा ले सकते हैं। वहां जाके आप प्राणायाम भी कर सकते हैं अगर हवा वहां की शुद्ध है तो ही। और ऐसे आप आपके अंदर के वायु को बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह से हम हमारे अंदर के वायु को प्राणायाम के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। और बाकी हम गर्म जो हवा होती है और ठंडी हवा, ये 2 तरीके से भी शरीर के ऊपर हम हवा का उपयोग करके भी स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे कहीं सूजन है तो वहां पे हम गर्म हवा डाल के वो पोर्शन को ठीक कर सकते हैं। और ठंडी हवा के लिए हम करके, हम अगर सुस्ती है शरीर में, और तो आप ठंडी हवा का यूज करके सुस्ती को भगा सकते हैं। और इसके बाद जो है वो है जल चिकित्सा। तो जल चिकित्सा, जल का तो हम कोई भी चीज हमें क्लीन करनी है तो हम जल का ही यूज करते हैं। वैसे हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको क्लीन करने के लिए वमन करते हैं। जो योग की क्रिया है वो सारी जल चिकित्सा के अंतर्गत ही आती है। फिर हम ये जल नेति करते हैं, और फिर जो यौगिक एनिमा लेते हैं। तो ये सारी चिकित्सा है वो जल चिकित्सा के अंतर्गत है। बाकी इसका एक यूज ये भी है कि आप अगर किसी को ज्यादा फीवर आता है तो हम ठंडे पानी का पट्टिया हेड के ऊपर यहाँ पे रखते हैं, तो उसका शरीर का टेम्परेचर है वो 1-2 डिग्री तक कम हो जाता है, तुरंत ही कम हो जाता है। आप टेबलेट ले, उनसे ज्यादा अच्छा है कि आप ये जल चिकित्सा से ठीक करें। तो इनकी सिंपल सी टेक्निक में बता देती हूँ कि आप 2 बाउल लेते हैं, दोनों में आपने ठंडा पानी डाला है,
एक में ठंडे पानी, बर्फ का पानी होता है, 2-4 आइस क्यूब डाल देने का होता है, उसके अंदर नमक डाल देने का होता है। दूसरे में आपने नमक नहीं डाला है, सादा पानी है। फिर आप कोई भी कॉटन का व्हाइट कलर का मलमल का टुकड़ा लेके जो बर्फ वाला नमक वाला पानी है उसके अंदर भिगो देते हैं, फिर उसकी पट्टी बना के हेड के ऊपर लगा देते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, फिर उसको जो दूसरा पानी है बिना नमक का उसके अंदर वॉश कर देते हैं, फिर से उसको बर्फ वाले पानी में डालते हैं और जो खारा वाला पानी है उसके अंदर डालते हैं, नमक वाला पानी है उसके अंदर डालते हैं और फिर से लगाते हैं। हर बार आपको वॉश करना है सादे वाले पानी से और ऐसा आपको लगातार करते रहना है जब तक कि आपको लगे नहीं कि टेम्परेचर कम हो रहा है। और ये करने के बाद भी अगर आपको लगे कि टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है तो आप उसका जो स्पाइन होता है, स्पाइनल कॉर्ड पे बड़ा सा टॉवेल लपेट के वहां से सारी गर्मी खींच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है शरीर को ठंडा करने के लिए। और जिसको सर की गर्मी है, हेड की गर्मी है, आंखों की गर्मी गर्मी है, वो सब ये जल चिकित्सा से जो मलमल का कपड़ा लेके इसके ऊपर रख के कर सकते हैं। इसके बाद की जो चिकित्सा है वो है जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व। आकाश तत्व तो आकाश मतलब खाली जगह। हमारे शरीर में जहां कहीं भी जो भी खाली जगह है, जैसे हमारी जठर के अंदर खाली जगह है, हमारे लंग्स के अंदर खाली जगह है, वो सब आकाश तत्व से भरी हुई होती है। तो आकाश तत्व को शुद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उपवास से हमारे शरीर का जो आकाश तत्व होता है वो अपने आप शुद्ध होने लगता है। तो नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है, उपवास का यही इंपॉर्टेंस था कि उपवास से हमारे शरीर का जो भी कचरा होता है वो अपने आप शरीर से बाहर हो जाता है। उपवास कैसे करना चाहिए? तो उपवास आपको करते टाइम ठंडा पानी बिल्कुल पीना नहीं है। उपवास करते टाइम आपको वीकनेस लगे शरीर में तो आपको तुरंत उपवास छोड़ देना होता है। अगर आपको लगे कि आपका बीपी हाई हो गया या लो हो गया तो आपको उपवास छोड़ देना होता है। उपवास छोड़ते कैसे है वो भी टेक्निक से है, कुछ भी खा के उपवास नहीं छोड़ा जाता। आप गरम किया हुआ नींबू का पानी या संतरे का जूस, सादा संतरे का जूस होता है वो, ऐसे, या फिर मूंग दाल का पानी, मूंग का जो पानी होता है वो पी के आप आपका फास्ट छोड़ सकते हैं। और एक एक दिन तो आपको लाइट भोजन ही करना है, खिचड़ी ऐसी चीजें ही खाना है। राइस का जो चावल बनाते हैं राइस, उसका जो पानी का होता है वो भी आप ले सकते हैं फास्ट छोड़ते टाइम। बाकी आपको उपवास करना कैसे है? तो उपवास के लिए हम पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने शरीर को भोजन से दूर रखते हैं। ये बिल्कुल अलग है कि हम खाना नहीं खाते हैं, लेकिन हम कभी कभी फ्रूट के जूस के ऊपर भी उपवास कर सकते हैं। तो व्यक्ति की प्रकृति के ऊपर आधारित होता है कि उनको किस चीज से करना चाहिए। फलों का रस लेके या नींबू पानी लेके भी उपवास कर सकते हैं। ऐसे कई तरह के उपवास आप कर सकते हैं। हमारे धर्मों ने ये उपवास के साथ इसलिए जोड़ दिया है ताकि हमारा शरीर भी शुद्ध रहे और हमारी जो चंचलता होती है वो भी समाप्त हो जाए। मन की जो चंचलता होती है उसका सीधा संबंध हमारे टंग के साथ होता है, जीभ के साथ, जीवा के साथ होता है कि अगर हम अपनी जीवा पे अगर कंट्रोल कर ले
तो हमारे मन के ऊपर अपने आप ही कंट्रोल आ जाता है। उपवास से शरीर के अंदर एकदम खालीपन सा छा जाता है, और उपवास के दौरान आपको हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना है, आराम ही करने का होता है। ज्यादा हार्ड वर्क करने से फिर आपके पैरों में या शरीर में मसल्स में पेन हो सकता है। और उपवास जो हेल्दी है उनको ही करना चाहिए, जो सशक्त है, हेल्दी है। बिल्कुल बीमार और अशक्त लोगों के लिए उपवास नहीं है, और जो अतिशय श्रम का कार्य करते हैं उनके लिए भी उपवास नहीं है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का उपवास एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जब हम शरीर के अंदर के भोजन को यूज नहीं करते, तब अंदर जो भी सारा कुछ कचरा होता है वो शरीर अपने आप ले लेता है। आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि विषैले तत्व जो शरीर के अंदर बनते हैं, वो शरीर के जो कोष होते हैं, बिन जरूरी होते हैं, उन्हीं से वो बनते हैं। तो उसको बोलते हैं ऑटोफेजी, इंग्लिश वर्ड है। उसका मतलब है कि हमारे शरीर के जो सेल है वो अपने आप, जो खराब सेल है उनको खाने लगते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोफेजी। तो जब आप उपवास फास्ट करते हैं तो आपका शरीर अपने आप ही आसपास का जो भी खराब कचरा है उनको खाने लगता है, और सफाई का कार्य अपने आप हो जाता है। बस पूरा। जी, बहुत ही सुंदर और सराहनीय व्याख्यान आज का। जैसा कि प्राकृतिक चिकित्सा पंच तत्व से बना है, और हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना है, तो सारे तत्व को बैलेंस करना, यही चिकित्सा आपकी, यानी प्रकृति से ही हमारे शरीर का जो उपचार होता है प्रकृति ही करती है, यानी इसी को प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। तो उसी के अनुसार आज का इस व्याख्यान में ये बताया गया, और साथ ही ये भी बताया गया कि हम अपने बॉडी का, अपने शरीर का शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं। तो इस व्याख्यान से बहुत सारे ऐसे आंसर, जवाब आप सबको मिल चुके होंगे कि हमें प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि जो है आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसा आज की भागदौड़ की ज़िंदगी और इतना ज़्यादा प्रदूषण है हर तरीके से, तो कहीं ना कहीं आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से शरीर के शुद्धिकरण कर सकते हैं, और अपने शरीर के पंच तत्वों का बैलेंस मेंटेन करके आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। तो व्याख्यान से हमें एक ऐसा परिचय मिलता है जिससे आप अपने को प्राकृतिक चिकित्सा को कैसे डिटेल में जाना जा सकता है, उसके लिए आप प्रयासरत हो सकते हैं। तो इस तरीके से आज के इस व्याख्यान के लिए बहुमूल्य समय जो दिया रीता वकरिया जी ने, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम को अब यहीं विराम दिया जाएगा। उससे पहले हम सभी लोग शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में रहेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।
हथेलियों का घर्षण करेंगे, चेहरे पर कोमलता से स्पर्श करेंगे। आज का यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और निश्चित है कि जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा विधा को अगर वो नहीं जानते हैं तो जानने के लिए जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि इस विधा के माध्यम से आप बहुत कुछ स्वस्थ भी रह सकते हैं, लोगों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। आप अपना इस विधा को लेकर के अपना करियर भी बना सकते हैं। इसलिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारा इसका स्कोप है, बहुत सारा। तो आप कहीं ना कहीं प्राकृतिक चिकित्सा को गहराई में सीखने के लिए प्रयास करें, जिससे आप स्वयं को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, अपने परिवार को भी और समाज को भी। तो इसी के साथ आज के इस सत्र को यहीं विराम दिया जाएगा। पुनः धन्यवाद करता हूं रीता वकारिया जी को और आमंत्रित करते हैं अगले भी किसी नए विषय के साथ उपस्थित होने के लिए। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद सभी। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।